टू आवर चैनल सिविल क्लब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कनिष्ठ सहायक परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। 1 to लेके 4 तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर कंप्लीट कर लिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संडे के दिन अपना प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक 1 to लेके 4 तक नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको पूरी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे चलते हैं, इसको प्रैक्टिस सेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे उसी रोज की तरह पहला पार्ट जो हमारा हिंदी वाला भाग है, तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी वाले भाग में हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता में पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाता है? वाक्य के हेतु उपयुक्त शब्द क्या है? तो ये होता है अनुदान। किसी कार्य को दिए जाने के लिए आर्थिक सहायता क्या कहलाता है? आपका अनुदान कहलाता है। दिए गए समानार्थी शब्द में शब्द का चयन करें। लक्ष्मी, लक्ष्मी के समानार्थी क्या होगा? लक्ष्मी का समानार्थी क्या हो जाता है? पद्मा। लक्ष्मी का समानार्थी क्या होता है? पद्मा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। कौन समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है? इसमें जो राइट आंसर मतलब होगा सुमन का पुष्प होता है, सही है। निशा, निशा का निशाचर, निशा का क्या है? निशाचर। ठीक है। चारपाई का खटिया, वो भी सही है। पाठशाला का विद्यालय। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो निशा का निशाचर, यहाँ पे निशा का निशाचर नहीं होगा, इसका जोड़ी सही नहीं मिल रही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्कूल, जाता, जाती, स्टोव, केतली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका केतली। केतली स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, केतली स्त्रीलिंग है। स्कूल जाता है, फुटपाथ में पड़ा है, स्टोव खराब है, ये सब क्या है? आपके पुल्लिंग है। और आपका जो केतली है वो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपको बताना चना, अरहर, बाजरा, उड़द। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, अरहर को स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा गया। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो लुटिया शब्द का बहुवचन लुटियां हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। तो मध्यम पुरुष तू का सही वचन होगा तुम लोग। सिर फट गया उसका वहीं, मानो करुण रंग का घड़ा हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे जो बात की जा रही है उत्प्रेक्षा अलंकार की बात की जा रही है। यहाँ पे किस बात की जा रही है? मानो, मैंने यहाँ पे तुलना की जा रही है, मान कल्पना की जा रही, कंपेयरिंग की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? तो मानवीकरण से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है कि मानवीकरण आपका किस प्रकार का है, कौन सा एग्जाम्पल इसको सुटेबल करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप हो, उसे मानवीकरण अलंकार होगा। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? अव्यय है, इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद वाला सिस्टम रहता है। हानि लाभ में से कौन सा समास है? हानि लाभ में से कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। जैसे हानि लाभ, दिन रात, ठीक है, राजा रानी, तो इस तरह के जो आते हैं डैश करके आते हैं वो द्वंद्व समास के अंतर्गत। महेंद्र का संधि विच्छेद महाधन इंद्र, क्या हो जाएगा? महाधन इंद्र। छोटी महाधन इंद्र। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निश्चल संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल, निधन चल, क्या होगा? निधन चल। ये विसर्ग संधि होती, क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। विसर्ग और स्वर व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विसर्ग और स्वर व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, मतलब किस प्रकार की संधि कहते हैं? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विसर्ग। ठीक है, विसर्ग प्रकार की संधि कहते हैं। और दोस्तों जो लोग हिंदी अपना तैयार कर रहे हैं और हिंदी तैयारी में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा एक स्टार्टिंग चैनल है, बस टीचर वालों के लिए है। टीचर वाला एग्जाम करके आप सर्च करेंगे तो मैंने उसमें शॉर्ट वीडियो डालना स्टार्ट किया है जो कि पूरा आदित्य पब्लिकेशन से रिलेटेड है। मतलब आपको 30 सेकेंड में एक न एक चीज़ आपको हिंदी में वहाँ पे मैं बता रहा हूँ। 30 सेकेंड या 1 मिनट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। शॉर्ट वीडियो बहुत सारी डाल रखी है मैंने, और मैं और भी डालता जा रहा हूँ, जिसमें मैंने आदित्य पब्लिकेशन को पूरा का पूरा ही कंप्लीट किया है शॉर्ट करके। ठीक है, तो वहाँ से आप हिंदी की शॉर्ट प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट शॉर्ट वीडियो में पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विसर्ग हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा?
दुस्तर का जो संधि विच्छेद होता है दुह दहन तर, ये भी क्या है आपका विसर्ग संधि है। सही विकल्प का चयन करें वो जो शुद्ध वाक है। तुम हमारा काम करो, तुम अपना काम करो, तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, तुम अपना काम करो। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। शब्दानुक्रम में जो सही है वह गरीब आदमी था, वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था वह गरीब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह आदमी गरीब था। निम्नलिखित वाक्यों में अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त तो शब्द वाले वाक्यों को छाटिए। तो इसका देखते हैं। यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत है। पिताजी गदगद हो गए, बकरी घास चर रही है, आसमान में तारे चमक रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला पार्ट हो जाएगा जो अनुपयुक्त था, कि यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, तो मिलेगा नहीं है, होता तो सही हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट में फूंक फूंक कर पैर रखना। फूंक फूंक कर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? डर का कर, धीरे धीरे चलना, सोच विचार कर काम करना। क्या करना? सोच विचार कर काम करना। नेक्स्ट मेढक की जुकाम हो, मेढक को जुकाम होना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? मेढक के जुकाम हो, सॉरी मेढकी को जुकाम होना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। चलिए पैसे जागे। रिक्शे पर मीरा के साथ हंसती बोलती रितु घर पहुंची। सीढ़ियां चढ़ने लगी तो कुछ झगड़ने की आवाजें सुनाई दी। ऊपर पहुंची तो देखा दोनों आजू बाजू वाले पड़ोसने झगड़ रही थीं। अपने दरवाजे के पास खड़ी होकर उसने कुछ देर उनकी बातें सुनी तो झगड़े का कारण समझ में आया। एक ही महरी ने घर साफ करके कचरा दूसरे के दरवाजे पर फेंक दिया था। इसी बात का झगड़ा था। रितु ने दोनों को समझाया बुझाया। आखिरकार कचरा फेंकने वाली महरी को बुलाया गया। उसने झाड़ू थामी और कचरा सीढ़ी की ओर ढकेल दिया। फिर वह महरी अंदर चली गई। दोनों पड़ोसियों ने भी अंदर जाकर अपने अपने द्वार बंद कर लिए। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आगे भी है। रितु खड़ी खड़ी देखती रही। जो सीढ़ी से पहले से ही गंदी थी वह और भी गंदी हो गई। रेत का तो साम्राज्य ही था, रेत का साम्राज्य ही था। कहीं बादाम के छिलके पड़े थे तो कहीं चुसी हुई ईंखें के लच्छे थे, तो कहीं बालों का गुच्छा उड़ रहा था तो कहीं कुछ और। मन वितृष्णा से भर उठा। सोचा कि इस सीढ़ी से चढ़कर सब अपने घर तक जाते हैं, इससे उतरकर दफ्तर और बाजार आदि अपने इच्छित जगहों पर जाते हैं, पर इसे कोई साफ नहीं करता। उल्टे शब्द इस पर कचरा फेंक देते हैं। साझे की सीढ़ी है ना, गंदगी बिखरने का हक सबको मिला है और साफ करने का कर्तव्य किसी का नहीं है। स्वच्छता तो जैसे अनबुझी तृष्णा हो गई है। ठीक है, तो ये है आपका पैसे। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऋतु को कैसी आवाजें सुनाई दी? लड़ने झगड़ने की आवाजें सुनाई दी। महरी किसे कहते हैं? महरी किसे कहते हैं? काम वाली को। ऋतु का मन घृणा से क्यों भर गया? सीढ़ियों पर कचरा फैल गया था, दोनों पड़ोस ने दरवाजे बंद कर दिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा सीढ़ियों पर कचरा फैल गया। रिक्शे पर मीरा के साथ कौन हंसती बोलती घर पहुंची? तो कौन पहुंची थी? ऋतु मीरा के साथ हंसती खेलती घर पहुंची। तो जब आप पैसेज को बहुत अच्छे से डील करोगे ना तो बहुत जल्दी आपके दोनों आजू बाजू पड़ोसिनी क्या कर रही थी? झगड़ा कर रही थी। और क्या कर रही थी? पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट देखो, पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? बूधर मीन वृंद विहग। तो विहग क्या होता है? पक्षी का पर्यायवाची। पक्षी का पर्यायवाची विहग होता है। उसके बाद अगर बूधर है तो बूधर बेटा आपका पर्वत का पर्यायवाची है। किसका है? पर्वत का है। मीन बात करें तो मत्स्य जो मछली होती है उसका पर्यायवाची है। वृंद आपका समूह का पर्यायवाची है। क्या है? समूह का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भौरा का सही पर्यायवाची क्या होगा? भौरा का सही पर्यायवाची होगा भ्रमर। भौरा का सही पर्यायवाची क्या होगा? भ्रमर। ठीक है, उसका ऊन का तत्सम का मतलब पुराना। ऊन का पुराना शब्द क्या हो सकता है? तो ऊन का होता है बेटा ऊर्ण। ठीक है, पढ़ लेना। डंडा शब्द है, कैसा शब्द है? तत्सम है तो तद्भव देशज है कि विदेशज है? तो ये आपका 28 का 1 मिनट सॉरी। ऊन का जो तत्सम शब्द होगा ऊर्ण होगा। क्या होगा? मिस्टेक हो गई है। ऊर्ण क्या होगा? ऊर्ण इसका राइट आंसर होगा। डंडा शब्द है। डंडा शब्द कैसा है? तो डंडा शब्द आपका तद्भव नया शब्द है। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित करें। मतलब पहले नया था फिर पुराना, नए से पुराने वालों को काउंट करना है। तो देखो धुआं ध्रुव उल्टा हो गया, चक चस उल्टा हो गया, भूभूति भभूति
सॉरी भभूत और भभूति, सॉरी भभूत और विभूति, है ना। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं समान बुद्धि परीक्षण। चलो भाई देखते हैं इसका क्या सीन है, तो इसको किस प्रकार सॉल्व करना, चलो देखते हैं। पहले में क्या करा है, ओके, निम्नलिखित में कौन सा एक अक्षर नीचे दिए गए शब्दों से पहले लगाया जाएगा तो नए शब्द को बनाएगा, मतलब कौन सा है नए शब्द को बना सकता है, ठीक है। ओके, तो पहले कौन सा अक्षर बना सकता है, कौन सा अक्षर हम लगा सकते हैं, जैसे GASH, GATE, GAPE, GAID। तो गेट तो ठीक समझ में आ रहा मगर बाकी सब कुछ सही से बन नहीं रहा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। RASH रैश, ठीक है भैया। RATE रेट, ठीक है। RAPE रेप, सही है। RAID रेड, तो मतलब कहीं ना कहीं आर आपका राइट आंसर हो जाए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, देखो रैश मैंने फुंसी होती है, रेट मैंने हो गया वेग, और रेड और छापा मारना हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट 32 डायग्राम में गाजर, भोजन और सब्जी के वर्गों का सही संबंध बताइए। गाजर, भोजन और सब्जी, अगर मैं आपसे बात करूं तो जो सब्जी होती है कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत क्या आ जाता है, भोजन, भोजन के अंतर्गत आपका मतलब कुल मिला के सब्जी, सब्जी के अंतर्गत आपका गाजर और भोजन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये पॉइंट है, मतलब जितनी भी सभी गाजर सब्जी होती हैं और सभी सब्जी को हम भोजन कह सकते हैं, मतलब सभी सब्जी मतलब गाजर सब्जी के अंतर्गत आती है और सब्जी भोजन के से होता है। तो इसलिए आपका क्या हो गया, देखिए सभी गाजर, मतलब गाजर अंदर हो गए, सभी गाजर क्या है, सब्जियां हैं, सब्जी बाहर हो गई और फिर भोजन है, ठीक है, इस तरह। तो पहला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों में से 60 चाय, 40 कॉफ़ी और 25 दोनों पीते हैं। चलो भाई 100 विद्यार्थी हैं, हमने वेन डायग्राम बनाया, सर 25 तो दोनों पी रहे हैं, 60 में 25 गए तो कितना आएगा, 35 बचा। मान लो ये चाय वाला टी वाला हो गया और ये कॉफ़ी वाला हो गया, तो 25 40 15 हो गया। यहाँ पे हमसे बोल रहा कितने विद्यार्थी चाय या कॉफ़ी दोनों नहीं पीते, तो कितने विद्यार्थी, 35 और 15। तो 35 और 15 कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो ना ही चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते, तो 35, या कॉफ़ी दोनों नहीं पीते, ध्यान देना दोनों नहीं पीते। तो पहले तो टोटल जोड़ लो कि सर जो जो सिंगल पीते हैं या दोनों पीते हैं, तो बताओ 35 और 15 और 20, ये कितना हो गया आपका 75, ठीक। तो ये पीते हैं कुछ ना कुछ, तो नहीं पीने वाले क्या हो गए सर, 100 में से 75 घटा दोगे कितना आ गया 20, मतलब सर 25 ऐसे हैं जो ना ही चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते हैं ना ही दोनों पीते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जब चाय कॉफ़ी नहीं पिएगा, ये दोनों ही कह रहा है दोनों, तो इसमें से दोनों ऑप्शन हो जाएगी भाई, ये चाय वाला जोड़ लिया, कॉफ़ी वाले जोड़ लिया, चाय कॉफ़ी का भी जोड़ लिया। अब इनका जो एडिशन आया वो 75 आया और 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो कितना आ गया 25। तो 25 ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं पीते। चलिए, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। तो भाई बताओ 10 दिन के बाद 17 दिन बचे, 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 3 बचा, तो शनिवार से 3 दिन जोड़ो कितना हो जाएगा, शनिवार के बाद संडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो आंसर क्या हो जाएगा मंगलवार। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35। आपको नंबर दिए हैं, नंबर के आगे क्वेश्चन मार्क दिए है और क्वेश्चन मार्क का पता लगाना क्या होगा। तो जरा देखते हैं गौर से, देखो नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सम वाला फंडा लगाएंगे पहले हम। तो अगर हम 1 की बात करें तो 1 डिजिट सम हमेशा किया जाता है जब नंबर बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इसको डिजिट सम करो, क्या आ रहा है, इसका डिजिट सम करेंगे तो 1 1 2 5 7 2 9 9 18, इसका आ रहा है 18। चलो इसको देखते हैं क्या आ रहा है, 7 2 9 9 1 10 10 18, इसका भी 18 आ रहा है। चलो इसको चेक करते हैं, 5 6 11 11 8 19 और 19 और 7 26। अब इसको फिर ऐसा चेक करना है जिसका 26 हो, तो देखो न या 27, ये यहीं गलत ज़्यादा हो रहा है, 7 4 11 और 11 2 13, 6 19, 1 20, ये भी कम है, 9 6 15, 15 8 23, 23 2 25, 1 26, तो कौन सा आंसर सही है। तो जब भी बेटा नंबर बहुत ज़्यादा बड़े हो, ना स्क्वायर बन रहा हो ना क्यूब बन रहा हो, तो हमेशा डिजिट सम पे जाते हैं, किस में जाते हैं, डिजिट सम करके चेक करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं।
इस प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक हैं, एक शब्द हमारे चुनिए जो अलग है। आचार्य कृपलानी, राधा कृष्णन, सी रमन और राजगोपालाचारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि देखो राधा कृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी इन सभी को क्या मिल चुका है, भारत रत्न मिल चुका, मगर आचार्य कृपलानी को नहीं मिला है। ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, वो ए। तो इसमें कुछ भी तर्क लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको बताना है इसका जो मिरर प्रतिबिंब बनेगा जल में, तो जल में मिरर प्रतिबिंब कैसे बनेगा आपको ये बताना है, क्योंकि जल में कहीं ना कहीं आपको मिरर यहाँ से यहाँ पे देखना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखो, अगर गौर से देखो तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो आपका बनेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे जो बनेगा आपका कि आर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब नीचे करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, इस कहने का मतलब कि ऐसे, और आपका जो आर यहाँ वाला है ये ऐसे हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे सर 1331 11 का स्क्वायर होता है, क्यूब होता है। 2197 आपका 13 का क्यूब होता है, ये आपको याद रखना है। ये आपका 5 है तो 15 का क्यूब होगा, श्योर है। देखो 11 13 15 तो 17 और 17 के बाद 19, तो 19 का जो क्यूब होगा वो होगा, आपको याद कर रखना है इसको, 6859 होता है। तो आपको 20 तक के क्यूब और 20 तक के स्क्वायर तो मिनिमम याद होने चाहिए। तो 19 नहीं आता तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अनुसार कौन सा होगा, 6859 इसका राइट आंसर हो गया। किसी आयता का ब्लॉक जिसका आयाम 5 × 6 × 8 सेंटीमीटर यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है। तो बताओ सबसे पहले 4 × 6 × 8 कितना हो गया, ये टोटल हो गया, और छोटे छोटे 8 घन तो 8 का क्यूब कर दो, n बराबर हो गया। तो ये 8 से 8 चला गया, 6 4 जा 24, तो कितने घन बना सकते हैं, 24 घन बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहा है तो उस समय घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच में कितनी डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखो भाई 730 हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है 730, तो 7 - 30 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस, देखो इससे अलग अलग फंडे हैं, आप कैसे भी लगा सकते हो। ठीक है, मध्य पूछ रहा है ना, तो उस समय घंटे और सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसके 11/5 वाला भी एक आता है, मैंने वही 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 7 - 6 मतलब 1 आवर, 1 आवर में आपने 30 मिनट का मल्टीप्लाई किया और 30 मिनट में 15 जोड़ दिया, तो 30 15 क्या हो गया 45 डिग्री। तो कितने एंगल बनाएगा 45 डिग्री का। इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 11/2 M11 - H वाला एक फॉर्मूला होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लिखा जाए तो म्यूजिक शब्द में क्या होगा। तो भाई इसको अगर ये लिख रहे हैं तो म्यूजिक का बताओ क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सो आर में एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, मतलब आर में एच में एक कम करोगे तो जी हो जाएगा, क्योंकि ABCD जी एच, जी के बाद एच, मतलब एक एक का ही अंतर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं म्यूजिक में अगर एक का अंतर करेंगे तो एम में एक का अंतर करोगे तो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, एक का अंतर करोगे तो टी आ जाएगा, फिर एस में आर आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा। तो चेक करो भाई LTRH कहाँ है, LTRH, तो LTRH आपका बी पार्ट। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका बी पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यदि इसको ये कहा गया है फेनफेल्ड, इसको ये कह रहे हैं, ये इसको कह रहे हैं, तो बताओ अर्थ का, ये कह रहे हैं तो बताओ सीलिंग टाइल, सीलिंग टाइल को क्या कहते हैं। अब देखो भाई बहुत ही सिंपल सा चेक करते हैं। सो सीलिंग टाइल की बात कर रहा है। ओके 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 ओके, पहले कॉमन वर्ड ढूंढना पड़ेगा। कॉमन वर्ड क्या है, कॉमन वर्ड क्या है, देखो देखो पहले वाले में फैन है, फैन किस में है, इसमें भी है। तो यहाँ पे फैन के लिए क्या यूज हुआ है, GROB। तो भाई फैन के लिए क्या हो गया, GROB हो गया फैन के लिए। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ पे देखो सीलिंग फैन के लिए, तो सीलिंग के लिए क्या हो गया, पिक्सन हो गया। तो पिक्सन चेक करो कहाँ पे, तो पिक्सन अगर गौर से देखो आप 62 में है, तो भाई आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, तो पिक्सन ही ओनली बचा जो आपका सीलिंग को डिनोट करेगा, तो बाकी तो चेक ही नहीं करना, आपका सी पार्ट ही हो जाएगा। चलो, एक कतार में 37 बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं,
दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर कर बैठे हैं। ठीक है, ये मान लो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो यहाँ की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आर टी के दाहिने 8वें स्थान पे है। तो भाई आर टी के दाहिने अगर इस साइड है तो इसका जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो आर एक्चुअली में कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है आर 8वें स्थान पे। ठीक है, ओके। फिर कह रहा है कि जो डी के बाएं से 14वें स्थान पे है, मतलब बाएं से मतलब यहाँ बाएं हुआ, बाएं से किस स्थान पे, 14वें स्थान पे, कौन, टी। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है तो बताइए उस पंक्ति में डी और आर के बीच कितने बच्चे हैं। तो ये बताओ टोटल कितने हो गए सर, 14। 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर 8 चला गया और फिर -1 कर दो तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। तो कितना आ गया तुम्हारा, 6, 1 गया 5, तो 5 आ गया। तो बीच में कितने स्टूडेंट बैठे होंगे, 5 स्टूडेंट बैठे। भाई एक सब्ट्रैक्ट भी करोगे ना दोनों के बीच में। एक व्यक्ति पहले दिन 25 रुपये कमाता है, अगले दिन 15 रुपये खर्च कर देता है। फिर वह तीसरे दिन 25 रुपये कमाता है और चौथे दिन 15 रुपये खर्च कर देता है। इस प्रकार आगे करता है तो कितने दिनों में पहली बार उसके हाथ में 105 रुपये होगा। मतलब 125 कमाता, 15 खर्च कर देता अगले दिन। तो समझ रहे हो कैसे करना। तो पहली बात तो ये चेक करना है उसको रोज बचा कितना है। 15 खर्च किया, 25 कमाया तो बचा 10 रुपया। व्यक्ति द्वारा एक दिन में बचत कितना किया, अब देखो व्यक्ति द्वारा 2 दिन में कमाई गई बचत कितनी है, मतलब एक पहले दिन कमाया 25 रुपये, दूसरे दिन 15 रुपये खर्च किया, तो 2 दिन का क्या हो गया 10 रुपया। तो एक दिन का क्या बचा 5 रुपया आधा, तो 5 रुपये एक दिन की उसकी बचत है। तो बताइए कितने दिन हो गए भाई। अब देखो हमारे पास कितने दिन की बचत करेगा, अगर 5 से डिवाइड करोगे, एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ पे टोटल कितना पैसा कह रहा है, 105 रुपये बचना है। तो मतलब देखो मान लो लास्ट दिन जो होगा, मान लो उसने 25 रुपये जोड़ा होगा, तो अगर मैं इसमें 25 रुपये घटा देता हूँ तो बताओ कितना आएगा भाई, 0 आ गया, 8 आ गया। मतलब सर मुझे उतने दिन का लगाना है जितने दिन में वो 80 रुपये कमाता है। तो एक दिन में अगर वो 5 रुपये कमा रहा है तो 80 कितने दिन में कमाएगा, तो 80 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया, 16 पंचे 80। मतलब 16 दिन में वो 80 रुपये कमा रहा है और जस्ट एक दिन में वो 25 रुपये कमाते हैं। तो 16 एक कितना होगा 17, तो कुल मिला के 17 दिन में वो क्या करेगा 105 रुपये कमा लेगा। नीचे दिए गए कथनों में बताना है, कुछ डिब्बे गुड़ियाँ हैं, कुछ जो डिब्बे हैं वो गुड़ियाँ हैं और सभी गुड़ियाँ कलम हैं। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताइए बेटा क्या होगा इसका राइट आंसर। कुछ डिब्बे कलम है, ठीक है सही है। कुछ कलम डिब्बे हैं, बिल्कुल सही है, कुछ कलम डिब्बे भी हो रहा है। कुछ कलम गुड़ियाँ हैं, कुछ कलम गुड़ियाँ हैं, बिल्कुल सही है ही। ठीक है, सभी कलम गुड़ियाँ हैं, ये गलत हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। तो पहले 3 अनुसरण करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड बी पार्ट। तो ये आपके मैथ के क्वेश्चन हो गए। चलिए अब सामान्य जानकारी की बात कर लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो ये मौजूद है थोरियम। किसका, तो भारत किसका है, थोरियम का भंडार सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलता है। समुद्री अभ्यास AIME 2023 और किस संघ के बीच आयोजित हुआ है। तो ये आयोजित हुआ है बेटा आपका आसियान के बीच, याद रखेंगे AIME 2023। निम्नलिखित में से सही सुमेलित करिए। इसमें आपको बताना कि सही सुमेलित क्या है। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध रॉन्ग आंसर है आपका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध और लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो राइट आंसर का मतलब कुल मिला के सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ये वाला। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर में देखते हैं। एक मिनट ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर डी है। ठीक है, हाँ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये एक्चुअली में हेस्टिंगस के द्वारा हुआ था। अगर यहाँ पे हेस्टिंगस होता तो आपका राइट आंसर होता।
जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ओपेरिन का सिद्धांत संबंधित है आपका रासायनिक विकास से। किससे? रासायनिक विकास। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। असुमेलित को पहचानिए, तो आपको बताना असुमेलित क्या होगा। केन्या नायरोबी है, राजधानी स्वीडन स्टॉकहोम, डेनमार्क का कोपेनहेगन, तंजानिया का रबात नहीं है, तो तंजानिया का होता है डोडोमा। क्या होता है? डोडोमा। तंजानिया की क्या है? डोडोमा राजधानी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रवाह आगे की तरफ होता है? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए 10% पर एक स्टेज में एनर्जी आती है। लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपके नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्रदान करता है? तो राजनीतिक दल बनाने का अधिकार कौन प्रदान करता है? तो इसमें से तो कोई नहीं है, और मैं आपको बता देता हूँ जो 29 का ए है वो आपका राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्राप्त करता है, अनुच्छेद 29 का ए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के आधार पर सही अवरोही मतलब बढ़ते से घटते क्रम में बताइए, ठीक है, क्षेत्र के अनुसार। तो इसके अकॉर्डिंग एशिया सबसे बड़ा, एशिया अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट चाहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को कम करने की ओर जाता है। क्या करने की ओर जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाजार से अधिक तरलता, बाजार में अधिक तरलता। संबंधित देश की पूंजी और मुद्रा का सही जोड़ी की पहचान कीजिए। तो सही जोड़ी की पहचान की बात कर रहा है, तो इसका जो सही जोड़ी जो वियना का यूरो होता है। ठीक है, वियना का यूरो इज द राइट आंसर, बाकी गलत है। 2011 जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 11 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि की दर कितने प्रतिशत रही है? तो आपको बताना है जनसंख्या वृद्धि, तो ये आपको अच्छे से याद होगा 17.7%। मई 2023 में धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वाले के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस ने चालू किया है? तो ये चालू किया है आपके उत्तराखंड की पुलिस ने। जंजावीर और पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित हैं? तो जो जंजावीर द्वीप है ये आपका तंजानिया के निकट है, पेम्बा द्वीप दोनों। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो ये की थी आपके जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया है? तो क्या किया है? किस शैक्षणिक पाठ्यक्रम की प्रणाली के आधार पर विभाजित किया? तो इसको विभाजित किया है आपका बी 5334 के पैटर्न में। निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित रखता है? तो ये संबंधित रखते हैं आपके यामिनी कृष्णमूर्ति, जो भारतनाट्यम में भी है, कुचिपुड़ी में। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। अप्रैल 2023 के अंत में भारत में बैंकों के लिए रिवर्स रेपो दर कितने प्रतिशत थी? तो रिवर्स रेपो दर क्या थी आपकी? 3.35%। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर की। कौन से सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर में पेशेवरों से जुड़ने का तो निर्माण विशेष रूप से ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है? तो ये किसमें किया गया भैया? तो ये किया गया है आपका लिंक्डइन में। कहाँ पे? लिंक्डइन एक साइट है, ठीक है, लिंक्डइन जहाँ पे आप लोग रोजगार के लिए आप रिज्यूम वगैरह डाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिसके एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? तो ये कौन सा उपाय नहीं है? प्रलेख और PDF संचिकाएं बनाना ये उपाय नहीं है, बाकी सब उपाय हैं। अन्य उपयोगकर्ता की संगीत संचिकाएं छवियां साझा करना, स्पैम ईमेल संलग्न खोलना, निःशुल्क खेल और टूलबार्स वगैरह करना, तो ये सब है। वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहुत सेवाओं को संयोजित करता है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, मैशअप बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? मैशअप बोलते हैं। ईमेल में BCC का क्या अर्थ होता है? भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ईमेल में BCC का क्या अर्थ होता है? तो ईमेल में BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है?
तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है बहुत से प्रोग्रामों को एक साथ संचालन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, निम्नलिखित में किस प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब WWW में पहुंचा जा सकता है? तो ये पहुंचा जा सकता है आपका HTTP के तहत। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग होता था? तो आपका वैक्यूम ट्यूब्स प्रयोग हुआ करते थे। दूसरे में ट्रांजिस्टर आ गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? लॉजिक बम क्या होता है, इसके लिए सही ऑप्शन क्या है? तो ये होता है, ये घुसपैठियों द्वारा मालवेयर के अंतर्विष्ट कोड है। पारंपरिक कंप्यूटरों में CRT मॉनिटर होते थे। CRT का क्या अर्थ होता है? तो CRT का अर्थ होता है आपका कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं? तो ये हैं आपके इंस्टाग्राम के संस्थापक माइक क्रीगर और सिस्ट्रॉम है। ठीक है। नेक्स्ट वन, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पे निर्भर करता है? तो ये डिस्क स्पेस पे निर्भर करता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए आप कौन सा लैंग्वेज प्रयोग करते हैं? फोर्ट्रॉन। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये एक्सटेंशन होता है आपका VAWAV वाला। कंप्यूटर में सभी हार्डवेयर की जांच निम्नलिखित में से कौन करता है? सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? तो बायोस करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट में, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम ट्विटर सेवा की योजना आरंभ की है? ठीक है, तो ट्विटर सेवा की योजना की गई है अपने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से राज्य से संबंधित बात करते हैं। अल्लाह एक लोकप्रिय संगीत है, किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये गाया जाता है बुंदेलखंड एरिया में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका वाराणसी शहर में। कहाँ पे किया जाता है? वाराणसी शहर में। थर्ड, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है पूछा, तो यह है भैया चावल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं, बल्कि आलू, गन्ना, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद बताइए। तो सबसे बड़ा जनपद उत्तर प्रदेश का क्या है? प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपकी तराई क्षेत्र में। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम वर्षा आपकी होती है मथुरा जिले में, और सबसे ज़्यादा तराई क्षेत्र में गोरखपुर आता है, तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं मिलता? उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं मिलता है? तो ये अभ्रक नहीं पाया जाता, चूना पत्थर, बॉक्साइट और जिप्सम पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपका स्थित है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य आपका स्थित है, जो कानपुर में। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम क्या है? ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम आपका उपस्थित है कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर में। फरवरी 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो नए न्यायाधीश बने, या न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? याद रखना, राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी आपकी 1974 में। कब की गई थी? 1974 में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका नोएडा में, नोएडा सेक्टर में। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? तो ये किया है आपके प्रयागराज में। किसमें किया है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश निर्यातों मुख्य सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थित है? सॉफ्टवेयर पार्क की बात कर रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर पार्क आपका स्थित है नोएडा और कानपुर में। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर निगम किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने थे? कब 10 लाख के ऊपर इनकी जनसंख्या हो गई थी? तो ये हो गई थी आपकी 1971 से 81 के बीच में। निम्नलिखित जनपदों में से किसकी साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर जो सबसे कम है वो है किसकी? श्रावस्ती की। हाँ, तो श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है
कानपुर की ज़्यादा है सबसे। लोकायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो सॉरी, लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 8 वर्ष का। कितना होता है? 8 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 99, जैन धर्म पार्श्वनाथ तीर्थ निम्नलिखित में से स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे वाराणसी से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका। G20 देशों की पहली बैठक इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तर प्रदेश की किस शहर पे हुई है? तो ये हुई है लखनऊ में। कहाँ पे हुई है? लखनऊ शहर में हुई है। कहाँ पे हुई है? लखनऊ में। LUCKNOW, लखनऊ से। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया है। और जिन्होंने 1 से लेकर 4 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट नहीं किए हो तो जाके मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वीडियो ओपन करके आप अच्छे से उसको कंप्लीट कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे आपके जैसे ही दोस्त जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ से जुड़ सकें और अपने प्रैक्टिस को जारी रख सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।